बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ऑन दी अदर साइड में हूँ आपके साथ फ़ाइज़ा शराजी। नाज़रीन, आज 28 मई है। 1998 को पाकिस्तान एटमी ताकत बना था, यानी कि आज यौम तकबीर है। ये 26वीं सालगिरह है जो कि आज हम मना रहे हैं। कौम को मुबारकबाद भी पेश की गई है ISPR की जानिब से आज के दिन। और नाज़रीन, ISPR के मुताबिक ये दिन अहम है चूँकि 1998 में पाकिस्तान के जौहरी तजुर्बात की तारीखी कामयाबी की याद दिलाता है। इसके अलावा हमने देखा कि वज़ीर आज़म साहब ने भी आज के दिन मुबारकबाद दी कौम को। वज़ीर आला पंजाब ने भी मुबारकबाद दी। उनका कहना था कि पाकिस्तान एटमी प्रोग्राम पाकिस्तान के मजबूत दिफा की इलामत है। तमाम सियासतदानों ने ऑलमोस्ट सामने आए, बिलावल साहब भी सामने आए, यहाँ तक कि तहरीक इंसाफ ने भी आज के दिन की मुबारकबाद पाकिस्तानियों को पेश की। ये तो था नाज़रीन यौम तकबीर के हवाले से। आज प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात करेंगे कि पाकिस्तान की यौम तकबीर, बिल्कुल पाकिस्तान एक जोहरी मुल्क बना था, पाकिस्तान एटमी मुल्क बना था, लेकिन आखिर 26 साल के बाद ही ये सरकारी छुट्टी देने का ख्याल क्यों आया? पहले 26 साल इस चीज़ का ख्याल क्यों नहीं आया? ऐसा नहीं था कि PMLN की पहले हुकूमत रही है, पिछले साल भी थी, उससे पीछे भी थी PMLN की हुकूमत, पहले भी हमने देखा 13 में भी कभी ये ख्याल नहीं आया। तो 2026 में आखिर ये ख्याल क्यों आया? क्या कोई अहम केसेस तो नहीं थे या क्या था? इस सब पे भी बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे कि आज PMLN के कायद जो थे नवाज शरीफ साहब एक मरतबा फिर से बिला मुकाबला पार्टी के सदर मुंतखब हो गए हैं। उन्होंने जब खिताब किया, नाज़रीन हमने देखा, लाइव दिखाया जा रहा था, उस खिताब में उन्होंने बड़ी धुआंधार किस्म की बातें की, कुछ सवालात उठा दिए, और जो सवालात उठाए एग्जैक्टली ये समझ नहीं आई कि वो सवालात किस पे उठाए जा रहे थे। बज़ाहिर अदलिया को ठीक ठाक तनकीद का निशाना बनाया गया। वज़ीर आज़म साहब ने खुद तनकीद का निशाना बनाया अदलिया को। उनके पार्टी के जितने रहनुमा वहाँ पे तकरीर कर रहे थे, सारे अदलिया को तनकीद का निशाना बना रहे थे। लेकिन बात साथ उनकी भी की जा रही थी कि जिन्होंने निकाला उनको भी मैसेज दिया जा रहा था। तो आया निकाला, क्योंकि 2017 में जब नवाज शरीफ साहब को निकाला गया था तो उस वक्त भी ये बात थी कि ये सियासी फैसले थे, उनको जिस तरह से निकाला गया था। तो क्या उस वक्त वाकई अदलिया ने ही निकाला था, जैसे से तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है अदलिया को, या बैकएंड जो हाथ थे उनको भी कुछ तनकीद इन्होंने की है डायरेक्टली इनडायरेक्टली? क्योंकि बड़े मियाँ साहब ने जो स्टेटमेंट्स दी हैं, बड़ी ज़ूम मायने से स्टेटमेंट्स हैं। नाज़रीन, उन्होंने कहा है जी कि नवाज शरीफ को हमेशा के लिए फारिग किया जाता है और बुलाएं उन लोगों को जिन्होंने ये फैसला दिया था। एक बार फिर नवाज शरीफ आज आपके सामने खड़ा है। मेरे खिलाफ फैसला भी क्या था? वो उन्होंने फैसला बताया कि बेटे से तनख्वाह ना लेने का फैसला था। फिर उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने कहा मेरे और शहबाज शरीफ के रिश्ते के दरमियान दरारें डालने की कोशिश की गई। उन्होंने एक और बड़ी अहम बात की, उन्होंने अपने भाई को अप्रिशिएट किया और उन्होंने कहा कि जी वो झुके बिके नहीं है, ना वो झुके हैं ना वो बिके हैं। मतलब कौन उनको खरीदने की कोशिश कर रहा था? और उन्होंने वहां पे एक ऑफर की बात की, बड़ी इंपॉर्टेंट बात। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ को कहा गया कि नवाज शरीफ को छोड़ दें, आप वजीर आजम बने, इस पे गवाह हूं कि शहबाज शरीफ ने कहा कि मैं ऐसी वजारत उज़्मा को ठोकर मारता हूं जिसमें मैं अपने भाई से बेवफाई करनी पड़ जाए। वो जेल तक गए मगर ऑफर एक्सेप्ट नहीं की। ऑफर किसकी जानिब से करवाई गई थी? ये क्या कहना चाह रहे हैं बड़े मियाँ साहब? इस सब पे भी बात करते हैं आज के प्रोग्राम में। आपको बताते चलें कि जहाँ पे पार्टी सदारत है, जहाँ पे अब एहतसाब की बातें चल रही हैं, जहाँ पे ये सारी सूरत हाल है, वहाँ पे इस तरह की बातें बुलंद होना, इस तरह के, यानी कि ऐसे लगा आज मियाँ साहब की बात सुन के कि वो माजी को भूले नहीं, 2 कदम पीछे जाने को तैयार नहीं ताकि 4 कदम आगे जाया जाए, वो वहीं के वहीं खड़े हैं। तो क्या मियाँ साहब पार्टी सदर बनने के बाद पार्टी पॉलिसी कुछ तब्दील होगी? इस सब पे बात करेंगे नाजरीन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजीन। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है सलमान आबिद साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया सलमान आबिद साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। सलमान आबिद साहब, आज हमने देखा कि बड़े मियाँ साहब 6 साल के बाद एक मरतबा फिर से PMLN के बिला मुकाबला सदर मुंतखब हो गए, लेकिन वहाँ पे उन्होंने जो धुआंधार किस्म का खिताब किया, इवन वज़ीर आज़म जो मौजूदा हमारे शहबाज शरीफ साहब हैं उन्होंने भी धुआंधार किस्म का खिताब किया, बाकी कुछ उनके पार्टी के रहनुमाओं ने भी बातें की। एहतसाब का नारा फिर से गूंजा वहाँ पे। हमें लगा मियाँ साहब का जो एहतसाब का नारा है वो दोबारा से बुलंद हुआ और उन्होंने कुछ ऐसी बातें की कि जो उनके खिलाफ साजिशें कर रहे थे उनके सामने वो एक मरतबा फिर से खड़े हो गए। बज़ाहिर उन्होंने टारगेट अदलिया को किया हुआ था, लेकिन
3 दफा बड़े मियां साहब की हुकूमत किस तरह से गिरी, वो अदलिया के थ्रू बेशक गिरी हो, लेकिन एक्चुअल में तो उनकी लड़ाई एस्टैब्लिशमेंट के साथ रही थी। आपको लगता है कि आज एक्चुअल में तो टारगेट उन्होंने बनाया अदलिया को, लेकिन सुनाया किसी और को? बुनियादी तौर पे तो नवाज शरीफ साहब का मसला ये है वो इस वक्त एक बयानिए की तलाश में है। वो बयानिया जो उनकी सियासत को भी जिंदा रख सके और उनकी जमात को भी जिंदा रख सके जी। लेकिन अब मसला ये है कि वो माजी के मातम से बाहर नहीं निकल रहे। और ये कहना कि जी मेरे दौर में आटा 35 रुपए किलो था और फला दौर में ये था और ये था और ये था। सवाल ये है कि फिर अगर नवाज शरीफ के दौर से पहले अगर आप जनरल जिया के दौर में चले जाएं तो आटा 10 रुपए किलो था। उससे पहले यूब खान में चले जाएं तो 5 रुपए किलो था। तो इस तरह से तो फिर जब माजी में जाएंगे तो फिर रेट तो कुछ और हो जाएंगे। दूसरी बात यह है कि जो कुछ माजी में हुआ वो नवाज शरीफ साहब या तो अपने आप को बड़े मासूम समझते हैं या दूसरों को बड़ा बेवकूफ समझते हैं। नवाज शरीफ साहब को जब भी इख्तिदार मिला इसी इस्टेब्लिशमेंट की मरूने मिन्नत मिला ना, और वो इसी इस्टेब्लिशमेंट के घोड़े पे बैठ के इख्तिदार में आते रहे और बेनजीर के खिलाफ इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर साजिशें करते रहे। इसलिए नवाज शरीफ का इख्तिदार तो हमेशा को इस्टेब्लिशमेंट की वजह से रहा है। अब वो ही इस्टेब्लिशमेंट जो उनको कल बहुत बुरी भी लगती है, फिर अब भी जो इनको इख्तिदार मिला है वो भी इस्टेब्लिशमेंट की मरूना मिन्नत ही मिला है। शहबाज शरीफ साहब कैसे वजीर आजम बने हैं, उनकी बेटी कैसे वजीर आला बनी है, वो खुद पाकिस्तान कैसे आए हैं, उनके बेटों के मुकदमे कैसे खत्म हुए हैं, ये सब इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत के साथ ही जुड़ा हुआ ना। अच्छा सलमान साहब, उन्होंने 1990 की बात की, मैं चाहूंगी अपने जवाब में इसको भी जरा ऐड कर लीजिएगा। 1990 की बात की और उन्होंने कहा जी मुझे उस वक्त हुकूमत मिली विफाक में, और अगर मेरी टांगे ना खींची जाती, बीच में फजूल किस्म की चीजें ना ऐड होती तो आज मुल्क बहुत तरक्की करता। लेकिन वो याद करवाते हुए ये उन्होंने बेसिक करीब माजी की याद दिलाई। उन्होंने कहा जी लोगों के हाफजे मेमोरी बड़ी कमजोर है। तो मुझे ऐसे लगा जैसे बड़े मियां साहब की खुद की मेमोरी बड़ी कमजोर है, क्योंकि 1990 में डायरेक्टली बेनिफिशियरी नवाज शरीफ साहब थे और बेनजीर भुट्टो की हुकूमत गिरा के वो आए थे सामने, तो फिर वो खुद कैसे भूल गए? मैं ये तो कह रहा हूँ कि वो चीजें भूल जाते हैं जिसमें वो खुद साजिशें करते रहे हैं और खुद इस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठे रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि देखिए 10 दफा वो पाकिस्तान को पेरिस बना चुके हैं, 10 दफा वो पाकिस्तान को हांगकांग बना चुके हैं, 10 दफा वो लंदन बना चुके हैं, 10 दफा वो पता नहीं क्या क्या बना चुके हैं। सवाल ये है कि पाकिस्तान भी वहीं पर खड़ा है जहाँ पे पहले खड़ा था, बल्कि अब तो हालात भी उससे बदतर है। दूसरी बात यह है कि जी उनके खिलाफ साजिश हुई, जुडिशरी ने की, इस्टेब्लिशमेंट ने की, कौन से जज ने की, कौन से जज ने नहीं की। अब ये सारी बातें माजी का किस्सा है। उनको आगे बढ़ने का कोई रास्ता देना चाहिए था कि जो मौजूदा मईशत के चैलेंजेस है वो क्या हैं, सिक्योरिटी के चैलेंजेस क्या हैं, आइन और पाकिस्तान की नजरिया जो कानून है वो क्या कहता है, ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशन हो रही है वो क्या कहते हैं। उसके ऊपर तो कोई गुफ्तगू उनके पास है नहीं, बस जी जी। अच्छा, फिर जो शहबाज शरीफ साहब ने गुफ्तगू की है वो इमरान खान से बाहर ही नहीं निकल पा रहे। उन पर इमरान खान का वैसे खौफ सवार है, ठीक है ना जी, कि इमरान खान को ये कर देंगे और इमरान खान को वो कर देंगे। अब तो वो जेल में बैठा हुआ है तब भी आपको सुकून नहीं मिल रहा यार। अब आप इख्तिदार में बैठे हैं, इख्तिदार में बैठ के हुकूमत कर रहे हैं, हुकूमत करते रहे, किसने आपको रोका है? तो सवाल ये है कि शहबाज शरीफ हो या नवाज शरीफ साहब हो, ये कल भी एस्टैब्लिशमेंट के सहारों पे खड़े थे, आज भी एस्टैब्लिशमेंट के सहारों के साथ। लेकिन सलमान साहब, बड़े मियां साहब ने यहाँ पे एक बात की, उन्होंने अपने भाई को अप्रिशिएट किया और उन्होंने कहा कि माजी में ना ये बिके हैं ना ये झुके हैं। ये समझ नहीं आई कि किसने उनको खरीदने की कोशिश की थी शहबाज शरीफ साहब को, और कहा उन्होंने कि उनको वजारत उज़्मा की ऑफर की गई थी कि बड़े अपने भाई का साथ छोड़ दें। ये इस हद तक तो शहबाज शरीफ को क्रेडिट मिलना चाहिए जी कि उन्होंने अपने भाई के खिलाफ कोई बगावत नहीं। लेकिन उनको ऑफर किसने की वजीर आजमशिप की कि अपने भाई का साथ छोड़ दो, वजीर आजम बन जाओ, और उन्होंने ठुकरा दिया। एक जमाने में बेनजीर भुट्टो के मुकाबले में मखदूम अमीन फहीम को ऑफर की थी जनरल मुशर्रफ ने, ठीक है। जनरल मुशर्रफ के दौर में भी शहबाज शरीफ साहब के लिए ऑफर थी कि वो अपने भाई से ताल्लुकी का ऐलान। लेकिन वो सलमान साहब ऑफर तो एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से थी ना, तो इसका मतलब ये है कि एस्टैब्लिशमेंट और अदलिया दोनों को तल दिया आज बड़े मियां साहब ने। देखना, वो मैं ये तो कह रहा हूँ ना कि जरा वो ये भी तो बता देते ना नवाज शरीफ साहब कि वो शहबाज शरीफ साहब जो है वो एस्टैब्लिशमेंट से मिलकर जो खेल खेलते रहे हैं और इक़्तिदार के लिए मजे लूटते रहे हैं, वो भी तो उनकी सियासत का हिस्सा ही है ना जी। तो इसलिए ये कहना है कि कोई जद्दोजहद की है शहबाज शरीफ साहब ने, जद्दोजहद तो कोई नहीं की। उन्होंने तो जमहूरियत को खराब ही किया है, आइन के खिलाफ गए हैं। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो आज की तकरीर थी एक अच्छा मौका था कि अगर नवाज शरीफ साहब कोई मुस्तकबिल का नक्शा खींचते हैं, लेकिन वो क्योंकि माजी में कैद रहे हैं तो इसलिए उसके ऊपर सिर्फ एक जिसे कहते हैं कि गुफ्तगू ही हो सकती है जो आप करने की कोशिश कर रही है, लेकिन कोई गुफ्तगू, कोई वे फॉरवर्ड नहीं है नवाज शरीफ साहब के पास
और ना उनकी सेहत अभी इजाजत इस तरह से देती है कि वो पूरी पार्टी की सदारत को एक बड़े एक्टिव तरीके से फाल कर सकें। सलमान साहब, बड़े मियां साहब ने कहा कि जी बड़े मियां साहब ने कहा कि जिन्होंने उनकी हुकूमत गिराई है उन किरदारों को सामने लेके आना चाहिए, लेकिन उन्होंने एग्जैक्टली एस्टैब्लिशमेंट का नाम नहीं लिया, सिर्फ उन्होंने अदलिया का नाम ले लिया। सारे किरदारों को क्यों नहीं लेके आते सामने? सर, जनरल बाजवा ने उनकी हुकूमत गिराई थी ना जी, तो फिर जनरल बाजवा के खिलाफ तो वो आर्टिकल 6 लगाने की बातें कर रहे थे ना, जनरल मुशर्रफ के खिलाफ भी लगाने की बातें कर रहे थे। तो मुशर्रफ के साथ भी डील करके बैठे शहबाज शरीफ साहब, और जनरल बाजवा के साथ जो इनको पहली हुकूमत मिली है पीडीएम को, वो जनरल बाजवा के साथ बात करके ही मिली थी ना जी। तो वो जिन किरदारों को कहने की बात कर रहे हैं वो किरदारों के साथ मिलके तो वो साजिशें करते रहते हैं, अब भी कर रहे हैं। अब भी इमरान खान के खिलाफ जो कुछ हो रहा है वो उसका किस्सा है। तो एक कॉन्ट्रडिक्शन है उनकी तकरीर में, कोई खास बात नहीं है। ठीक, सलमान साहब ये भी बताइएगा कि यौम तकबीर की मुझे तो नहीं याद पड़ता, जितनी मैंने रिसर्च की है मुझे उसमें याद नहीं पड़ता कि पहले कभी छुट्टी हुई है। 26वां हम यौम तकबीर का आज सालगिरह मना रहे हैं। साल के बाद आपको क्या लगा, क्या जरूरत पड़ी 26 साल के बाद एकदम याद आ गया? अगर 26 साल के बाद शरीफ खानदान को ये याद आया है कि यौम तकबीर पे छुट्टी होनी चाहिए तो आपको खुशी मनानी चाहिए। उनको पहली दफा खुशी का एहसास हुआ है। सर 26 साल के बाद ही क्यों याद आया कि ये दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है? पहले क्यों नहीं याद आया? 26 साल के बाद वो नींद से उठे ना, इसलिए इसको थोड़ा सा गुजारा कर ले। लेकिन वो मुझे देखिए ना, बात ये है कि वो एक सियासी शुगल है। कल शाम को मियां साहब को ख्वाब आया कि 28 मई को छुट्टी होनी चाहिए। उन्होंने अपने भाई को फोन किया और कहा कि भाई कल छुट्टी होनी चाहिए। भाई ने कहा जी बड़े भाई साहब आप जैसे कहते हैं वैसे हो जाएगा, छुट्टी का ऐलान हो गया है। तो अब मैं ऐसी बिला वजह परेशान है, जहाँ इतनी छुट्टियां होती हैं वहाँ एक छुट्टी और कर लें तो क्या फर्क पड़ेगा? सर वैसे हमारे मुल्क के हालात ऐसे हैं कि वीकेंड्स पे भी लोगों को काम करना चाहिए, स्पेशली हुकूमत को ये सरकारी छुट्टियों पे मजीद इजाफा कर रहे हैं। शहबाज साहब तो कहते हैं 24 घंटे में काम करता हूँ, वो तो सोते भी नहीं है। सर अगर 24 घंटे हमारे मुल्क के सियासतदान काम करते और वाकई मुल्क की बेहतरी के लिए करते तो आज पाकिस्तान का नक्शा वाकई तब्दील हुआ होता। सलमान साहब, ये जो एहतसाब का ऑर्डिनेंस कल हमने देखा, 2 ऑर्डिनेंस सदारती ऑर्डिनेंस जो है वो सामने आए। एहतसाब का जो ऑर्डिनेंस है, अगर यूसुफ रजा गिलानी साहब की बात कर लें तो खुद नैब के कैदी रहे हैं। उन्होंने दौरान हिरासत एक किताब भी लिखी है, आपको याद होगा। उन्होंने तो खुद भुगता है नैब को। इसके बाद इस ऑर्डिनेंस के अंदर तरमीम करके उसका रिमांड 14 दिन से बढ़ा के 40 दिन कर दिया, जबकि ये PMLN ये पिछले इन्होंने ही उसको 14 दिन किया था। तो ये एकदम से ऑर्डिनेंस आ जाना, इसको पार्लियामेंट में भी लेके जाया जा सकता था, पार्लियामेंट में बहस भी की जा सकती थी, प्रॉपर प्लेटफॉर्म भी इस्तेमाल किया जा सकता था। देखिए ना, इसके ऊपर तो सबसे अच्छा तबसरा जो है पार्टी के नए सेक्रेटरी जनरल ख्वाजा साद रफीक ने किया है जी। उन्होंने जी बिल्कुल मुखालफत की है, ठीक है। और वो नैब में भुगते हैं, उनको पता है कि नैब क्या करती है। तो इसलिए अब अगर इनको भी अभी तक समझ नहीं आया, यही वो पार्टी है पीपल्स पार्टी और PMLN जिसने ऐलान किया था कि जब हम इक़्तिदार में आएंगे सबसे पहले नैब का खात्मा करेंगे। अब वो नैब का खात्मा तो नहीं कर रहे हैं, वो इमरान खान को जकड़ने के लिए नैब में रिमांड की जो दिन है उनको बढ़ाने की बातें कर रहे हैं। तो ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन पहले भी थी, आज भी है। नैब को पहले भी इस्तेमाल किया गया, आज भी इस्तेमाल किया जा रहा है। और एहतसाब नवाज शरीफ साहब और एहतसाब 2 मुतजाद चीजें हैं, क्योंकि जब एहतसाब करेंगे तो फिर नवाज शरीफ का बचेगा कुछ नहीं ना। तो इसलिए एहतसाब वगैरह तो भूल जाए, नवाज शरीफ साहब के दौर में कोई एहतसाब होगा। सलमान साहब एक आखिरी सवाल आपसे। सर ये जो दूसरा ऑर्डिनेंस है, रिटायर्ड जज को भी ट्रिब्यूनल में लगाया जा सकता है। हाई कोर्ट ऑलरेडी नाम दे चुकी है इलेक्शन कमीशन को, उनको क्यों नहीं नोटिफाई किया गया? और ये उसके अगेंस्ट जाके रिटायर्ड जज कहाँ से आ गए बीच में? अब ये फैसला जो है वो ऐसे ही है ना, जैसे फॉर्म 45 के नतीजे के बगैर आपने फॉर्म 47 के ऊपर नतीजा निकालना है। तो अब ये जो है रिटायर्ड जजों के जरिए नतीजा निकालना चाहते हैं, ये पिट जाएगा। अभी जैसे ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगा, आप देख लीजिएगा, ये नहीं चल सकेगा। ना लाहौर हाई कोर्ट उसको स्पेस देगी, ना सुप्रीम कोर्ट उसको स्पेस देगी। रिटायर्ड जजेस के जरिए ट्रिब्यूनल के फैसले जो हैं उसको कोई नहीं तस्लीम करेगा। ठीक, बहुत शुक्रिया सलमान आबिद साहब आपका कि आपने हमें ज्वाइन किया, अपने मौक़िफ़ से भी आगाह किया। नाज़रीन, आज अगर हम देख रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल कमेटी का अहम इजलास हुआ जिसमें ठीक ठाक किस्म की तनकीद भी की गई। वज़ीर आज़म साहब ने भी अदलिया के हवाले से काली भेड़ों का जिक्र किया। अगर हमारे वज़ीर आज़म जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट, जाहिर सी बात है, एक पोस्ट है, सीट है,
मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं, अगर वो अदलिया के हवाले से इस तरह की बात करेंगे, अगर हम काली भेड़ों की बात करें या कुछ नापसंदीदा लोगों की बात करें, तो हर इदारे में कुछ ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि दूसरों के पसंदीदा होते हैं और कुछ पसंदीदा नहीं होते। तो हम उनको क्या, वज़ीर आज़म साहब को उनको काली भेड़ों का टाइटल देना मुनासिब था, जबकि वो खुद प्राइम मिनिस्टर की सीट पे हैं? इस पे मज़ीद तज्ज़िया लेते हैं। मोहम्मद नौशाद अली साहब ने हमें ज्वाइन किया है, एनालिस्ट भी हैं, सीनियर सहाफ़ी भी हैं। बहुत शुक्रिया नौशाद साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। नौशाद साहब, आज जब बिला मुकाबला सदर मुंतखब हुए हैं बड़े मियाँ साहब, तो उन्होंने भी एक दफ़ा एहतसाब की बात कर दी। जिन्होंने उनके साथ गलत किया, गो के माजी की उन्होंने याद दूसरों को तो दिला दी कि आपकी मेमोरी वीक है, लेकिन वो अपनी मेमोरी का जिक्र करना भूल गए कि 90s में बीबी मोहतरमा की हुकूमत गिरा के वो खुद भी तो इस्टेब्लिशमेंट की गोद में ही बैठ के सामने आए थे, उनके बारे में ये कहा जाता है, तो वो खुद कैसे भूल गए ये नौशाद साहब? देखिए, वो इसको आप भूलना नहीं कहेंगे। दरअसल ये जो गलतियां थी, इनकी तलाफी वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के एक दूसरे के साथ करके कर चुके हैं। और ये जो 90s की सियासत थी, बेसिकली चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करने का मतलब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान यही था कि वो इस तरह की सियासत में दोबारा इन्वॉल्व नहीं होंगे। और वो आज तक, अगर आप इस बात को देखें कि 2008 की जो आसिफ अली जरदारी साहब की हुकूमत थी, पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, जब यूसुफ रजा गिलानी साहब जो है वो प्राइम मिनिस्टर थे, तो उस दौरान मुस्लिम लीग नून जो है वो प्रॉपर तरीके से उसकी हिमायत करती रही, जिसकी वजह से उसने 5 साल उस हुकूमत में पूरे किए। फिर उसके बाद जो 2013 में हुकूमत बनी, उस दौरान जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पूरी कोशिश रही कि वो जो भी आईनी हुकूमत कायम होती है उसकी पूरी सपोर्ट करे। लेकिन उस वक्त एक मामला ऐसा हुआ जिसकी तमाम तर जो तफसीलात है अब वो अवाम के सामने आ चुकी हैं कि किस तरह से बाज जो लोग थे उन्होंने एक हुकूमत को गिराने की कोशिश में धरने दिए और मामलात हुए, और वो उसी चीज को लेकर वो मियां साहब जो हैं वो बात करते हैं, क्योंकि 2017 में उनको न सिर्फ वजारत उज़्मा से हाथ धोने पड़े बल्कि पार्टी की आदत से भी उनको हटा दिया गया। लेकिन नौशाद साहब अपने भाई की जितनी भी काविशें हैं उनको तो सराहते हैं बड़े मियां साहब, लेकिन उनका जो पार्टी का टेन्योर था, उनका जो गवर्नमेंट का टेन्योर था, उसको ऑन करने से इनकारी हैं। ये कैसा तजाद है? देखिए, ये इंटरप्रिटेशन है बाज हल्कों की जानिब से या बाज सियासी जमातों की जानिब से। आज भी जब उन्होंने जब शहबाज शरीफ का नाम लिया तो शहबाज शरीफ की तमाम तर काविशें जो हैं उनको उन्होंने सराहा है। उन्होंने तो शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल की भी, लेकिन उन्होंने 2017 पे स्टॉप कर दिया। उन्होंने कहा कि हम 2017 से अपनी हुकूमत दोबारा बनाएंगे, स्टॉप उन्होंने लगा दिया 2017 पे। इसका मतलब वो ये समझते हैं, जो बात वो बार बार कहते हैं कि 2017 में, चूंकि 2013 में हुकूमत जो बनी थी उसको 2017 तक लाने के लिए जो तमाम तक जितनी भी एफर्ट्स पुट की गई थी उनको डाउन द ड्रेन ले जाया गया। उनका ख्याल ये है कि 2017 में वो बेहतरीन हुकूमत कर रहे थे, चूंकि वो उस वक्त बेहतरीन हुकूमत कर रहे थे, इसलिए उनका ख्याल ये है कि 2017 के बाद से जो भी हुकूमतें उन्हें मिली हैं, चाहे वो पीडीएम की सूरत में मिली है या अब उन्हें मिली है, वो उस तरह की हुकूमत नहीं है जो उन्हें 2013 में मिली थी। तो उस वजह से वो ये समझते हैं कि 2017 के बाद मामलात वो नहीं हैं जो सियासी होने चाहिए थे और दीगर मामलात होने चाहिए थे। इस वजह से वो कहते हैं कि हम 2017 वाले टाइम पर जाना चाहते हैं, ताकि मामलात जो है वो जो एक प्रॉपर जमहूरी मामला होता है, जमहूरी सिस्टम होता है, वो प्रॉपर तरीके से चल सके और उसका जो समर है, उसका जो फायदा है वो आवाम तक पहुंचाया जा सके। आपको भी मालूम है, देखिए ये बात अभी सबको मालूम है कि इस वक्त जो हुकूमत है वो जिन मामलात से या जिन हालात से गुजर रही है, या पीडीएम की हुकूमत जिस तरह की बनी थी, आज आप देखिए कि क्या जमहूरी हुकूमत के अंदर या इलेक्टेड गवर्नमेंट के अंदर क्या ऐसा होता है कि नॉन इलेक्टेड लोगों को सेनेटर बनवा के उसका हिस्सा बनवा दिया जाए। आज ये हो रहा है। इसका मतलब ये है कि आज भी हुकूमत जो 2008 के इंतखाबात के नतीजे में बनने वाली हुकूमत थी या 2013 के इंतखाबात के नतीजे में बनने वाली हुकूमत थी, वो उस सतह का जो जमहूरी अमल है वो आज भी मुल्क में कायम नहीं है। लेकिन नौशाद साहब, उस वक्त चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की आपने बात की, तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे अगर ये हमारी सियासी जमातें खड़ी रहती तो आज इनको भी कंधे इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं थी। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में ये था कि ना ही एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर किसी की हुकूमत गिराई जाएगी, ना ही बनाई जाएगी। तो फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस क्यों आया? उसके बाद 2024 में हुकूमत किसने बनवाई अपनी? सर, ये भी तो देखना चाहिए था ना सियासतदानों को। अगर उस वक्त जमहूरी अमल नहीं था तो अभी भी नहीं होगा। आपने कैसे ये बात समझ ली कि वो नो कॉन्फिडेंस जो है वो गैर आईनी काम है?
सर आईनी काम तो है, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान की स्टेटमेंट तो आपको याद होगी, उन्होंने कहा था कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके तो ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करवाई गई थी। नहीं, देखिए, जब आप एक आईनी काम करते हैं उसके साथ अगर कोई दूसरे लोग या ताकतें आपके साथ पीछे आ खड़ी होती है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो काम गैर आईनी है। ये जो हमारे यहाँ एक मसला है ना, एक अंडरस्टैंडिंग का, कि हम सिर्फ बयानात को सामने रखकर हकीकतों को भूल जाते हैं, हक़ाइक़ को झुटला देते हैं। उसका नुकसान ये होता है कि आप इन डेप्थ चीजों की एनालिसिस नहीं कर पाते, जिसका नतीजा ये है कि हम बिल्कुल जो नैरेटिव्स बनाने या बयान के बुनियाद के ऊपर सियासत करने या उसके पीछे भागना शुरू कर देते हैं। मेरी नजर में अवाम को हकाइक के साथ चलना चाहिए, जो चीजें जो हकाइक उनके सामने आते हैं और उसके जो नताइज, खासतौर पर उन चीजों के नताइज जो सामने आते हैं, उनकी बुनियाद पर उनको फैसला करना चाहिए कि वो किस जमात के साथ हैं, किस सियासी जमात के साथ चलना चाहते हैं, किसको वोट देना चाहते हैं। और सबसे बड़ा पैरामीटर जो है वो मेरी नजर में किसी भी जो आम आदमी है उसके लिए कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट देना होना चाहिए, ना कि सिर्फ नैरेटिव की बुनियाद पर बयानियां बनाकर किसी बयानिए के पीछे भागने की बुनियाद पर वोट देना चाहिए। वोट दिया जाना चाहिए कारकर्दगी की बुनियाद पर। आप ये देखिए कि किस जमात ने क्या काम किया, जब वो हुकूमत में आई उसने क्या डिलीवर किया। जिस हुकूमत की आप बात कर रही हैं, जब ये जो नो कॉन्फिडेंस की आप बात कर रही हैं, जब नो कॉन्फिडेंस की गई थी उस वक्त मुल्क के हालात ये थे कि आप IMF से रूगर्दानी कर चुके थे, आप रूगर्दानी करने के बाद डिफॉल्ट के दहाने पर खड़े थे। एक हुकूमत जो थी वो सिस्टम को चला नहीं पा रही थी और उसने एक ऐसा कदम उठा दिया था जिसके बुनियाद के ऊपर आपको आने वाले वक्त के अंदर यहाँ $500 का हो सकता था। बहुत से माशी मसाइल इस लेवल पे जा सकते थे कि अगर आप एक्चुअली तो उनके शब्बर जैदी साहब जो है, उसी हुकूमत के जो शब्बर जैदी साहब थे, PR के जो चेयरमैन थे, वो बता गए थे उससे 1 साल 1.5 साल पहले ये बात कर गए थे कि एक्चुअली तो पाकिस्तान डिफॉल्ट हो चुका है अमली तौर पर, लेकिन चूंकि हमने उसको अनाउंस नहीं किया, उसका फायदा ये रहा कि जब नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव हुई और वो कामयाब हुई, पाकिस्तान की तारीख की एक ही नो कॉन्फिडेंस है जो कामयाब हुई है, वो इसलिए कामयाब हुई कि उस वक्त मुल्क के हालात ऐसे थे कि आपको नेशनल इंटरेस्ट में इस तरफ जाना जरूरी था। और फिर उसके बाद जो हालात आपके सामने आए कि उसी PDM गवर्नमेंट ने उन तमाम तर नामसाइद हालात के बावजूद आपकी इकोनॉमी को किसी हद तक बेहतर किया, कंट्रोल किया। आप इस बात पे एग्री करते हैं कि जो PDM की हुकूमत आई, चले मान लेते हैं कि पहली हुकूमत थी वो डिलीवर नहीं कर सकी, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ गई, लेकिन क्या आप वाकई में एग्री करते हैं कि PDM की हुकूमत ने डिलीवर किया था? देखिए, जो लोग मईशत को समझते हैं वो लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि जिन हालात में PDM ने, गवर्नमेंट ने अपना ये जो हुकूमत संभाली थी, वो ऐसे हालात थे कि उस वक्त आप एक्चुअली, जो मैं आपको कह रहा हूं कि उससे 1.5-2 साल कबल शब्बर जैदी ये बता गए थे कि मुल्क डिफॉल्ट हो चुका है अमली तौर पर। उन हालात से आपको ना सिर्फ फेच किया, आप फर्ज कीजिए कि PDM हुकूमत, फर्ज कर लेते हैं कि आप PDM हुकूमत की कारकर्दगी की बात कर रहे हैं। एक सिंपल सी बात है कि वो IMF का प्रोग्राम जिसको एक हुकूमत सबूताज कर गई थी, वो उसको लेने के लिए ना करने के बावजूद नहीं मिल सका, लेकिन उसकी एफर्ट ये थी कि उसने आपको एक एडहॉक प्रोग्राम ले दिया। लेकिन नौशाद साहब, आपको याद होगा नाक रगड़ने के बावजूद अगर वो IMF का प्रोग्राम नहीं मिला था तो इसकी वजूहात थी। डार साहब IMF को आंखें दिखा रहे थे, वो कह रहे थे अगर नहीं IMF आता तो आई डैम केयर। ये स्टेटमेंट्स किसने दी थी? बात ये फिर IMF ने भी उनको घुटनों पे मजबूर कर दिया ना, घुटने टेकने पे। तो ये सारा कुछ भी तो हुआ। हालांकि जैसे आप कह रहे हैं कि शब्बर जैदी साहब की आप एग्जांपल दे रहे हैं, तो वैसे मिफ्ता साहब भी पहले कह चुके थे कि IMF के पास जाना है, तो फिर डार साहब आके इतनी बड़ी बढ़ के किस लिए मार गए? देखिए, डार साहब बढ़ के मारते रहे हैं तो उसका नतीजा ये है कि अब वो उस टीम का हिस्सा नहीं है। अब उनको ये कहा गया क्योंकि वो ये कोशिश करते हैं, पड़ा ना उस सब में। नहीं, भुगतना आवाम को उस सूरत में पड़ता कि जब PDM गवर्नमेंट आपको IMF प्रोग्राम लेकर देने में कामयाब ना होती, वो आपको सम वे और दी अदर, वो आपको एक प्लान देके गए, प्रोग्राम लेने गए, कामयाब हो गए, जिसने आपको डिफॉल्ट ना होने में मदद की। और उसके नतीजे में आपने जो काम किया उस दौरान, उसका फायदा वही तमाम तर पॉलिसीज, वही SIFC, वो तमाम पॉलिसीज FBR से मुतल्लिक, FBR की डिजिटाइजेशन से मुतल्लिक, या तमाम फैसले जो PDM गवर्नमेंट के दौर में हुए थे वो आज भी उसी तरह जारी हैं। उसमें कोई फर्क नहीं है। निगरान हुकूमत बाउंड थी उन तमाम फैसलों को एग्जीक्यूट करने की, और उसने उसी तरह एग्जीक्यूट किया, जिसके नतीजे में आज आपके ज़र मुबादला के ज़खायर जो है वो 2 माह के करीब पहुंचे, जबकि एक वक्त में वो एक हफ्ते के भी नहीं रह गए थे। सो इस एक जो एफर्ट है इसको समझने की जरूरत है। और ये मईशतदान समझते हैं कि आप जिन हालात में मुल्क को संभाल रहे थे उस वक्त
जो काम किए गए उसके नतीजे में जो आज आप इस पोजीशन में है कि आज अब आपकी महंगाई जो है, मैं ये नहीं कह रहा कि महंगाई बिल्कुल ठीक हो गई है या वो सिंगल डिजिट में आ गई है, लेकिन कम से कम वो जो डिक्लाइन था वो रुक गया था, और रुकने के बाद अब आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर बेहतरी आनी शुरू हुई है। अगले 1-1.5 साल के अंदर अगर आपकी पॉलिसीज ठीक रही, आप जिस तरह आपने तय किया है, प्लान किया है, अगर उसी तरह आप आगे बढ़ते रहे तो यकीनन आप इस पोजीशन में आ जाएंगे कि आपकी इतनी फिस्कल स्पेस डेवलप हो जाएगी, क्योंकि जो जिस डेट ट्रैप में आप फंस चुके हैं उसके अंदर आप जो उसकी अदायगियां करने के लिए भी आपको लोन लेना पड़ रहा है। तो इस सारे डेट ट्रैप से निकलने के लिए आपको जी बिल्कुल, आपका पॉइंट आ गया। थोड़ी सी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। आपने अभी कहा थोड़ी देर पहले कि फैक्ट्स पे बात करते हैं ना, रियलिटी पे, बयानिया पे बात नहीं करते, हम फैक्ट्स पे आ जाते हैं। इस इलेक्शन से पहले जो ट्रिब्यूनल थे, ये 2024 का इलेक्शन, उससे पहले के जो लास्ट टाइम के थे, वो सारे रिटायर्ड जजेस थे। अगर मैं गलत नहीं, आप मुझे तस्हीह भी कर सकते हैं अगर मैं गलत हूं, तो उन रिटायर्ड जजेस ने 3 महीने के केसेस को शायद 2-3 साल तक लटका दिया था, नहीं निपटा सके थे। उसके तनाजुर में फैसला किया गया था कि अगली दफा जो ट्रिब्यूनल्स के जजेस होंगे वो हाई कोर्ट के सर्विंग जजेस होंगे। जब ये फैसला किया गया था तो हाई कोर्ट के सर्विंग जजेस जो थे वो फैसले जल्दी जल्दी निपटा देते। फिर अब की दफा ये सदारती कायम-मुकाम जो सदर हैं, उन्होंने ऑर्डिनेंस के जरिए ये तब्दीली क्यों कर दी? फिर रिटायर्ड जजेस को क्यों ट्रिब्यूनल में लगाने की परमिशन मिली है? देखिए, आपको पता होगा कि अदलिया को, जब आपको याद होगा कि जब आरओज लगाने की बात आई थी तो हमारी हाई कोर्ट्स ने ये कहा था कि उनके पास जजेस मौजूद नहीं हैं जो आपके साथ ये ड्यूटी सर अंजाम दे इलेक्शन की। नतीजा ये है कि इस वक्त जो अदालतों पर बोझ है, अदलिया इस वक्त अपने मामलात को दुरुस्त करने की कोशिश कर रही है। वो उसके पास मैन पावर इस सतह की नहीं है कि जिसमें आप ये लग्जरी मैनेज कर सकें कि जी आपके जो ट्रिब्यूनल के फैसले हैं वो भी जो है वो हाजिर सर्विस जज करें। लेकिन नौशाद साहब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ नाम तो भेज चुके ना ऑलरेडी, वैसी बात है, उनको आइडिया तो होगा कि किस जज पे कितना बर्डन है, कितनी उसकी कॉज लिस्ट है, उसके हिसाब से उन्होंने नाम भेजे होंगे ना इलेक्शन कमीशन। यकीनन उसके बाद जो उसका जो इम्पैक्ट आएगा, आप देखिए कि अभी जो पंजाब में अभी जो प्रॉब्लम आई थी जजेस की, कि जजेस जो छोटी अदालतों के जजेस हैं वो तैनात नहीं किए जा रहे थे, और जिसकी वजह से पाइल अप हो रहे थे आपके केसेस, तो उसके ऊपर बाकायदा प्रॉब्लम क्रिएट की गई, जिसमें वो बात आर्ग्यूमेंट की सतह तक बहुत ज्यादा सख्त हो गई कि आप जजेस जब तक अनाउंस नहीं करेंगे मामलात को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। तो अल्टीमेटली पंजाब गवर्नमेंट को उन जजेस को तैनात करना पड़ा। देखिए, हमें अपने रिसोर्सेज, अपने मामलात को देखते हुए फैसले करने होते हैं। आपको ये भी बता दूं, कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो शायद आज ठीक हों कल गलत हों, जो माजी में किए गए गलत थे आज ठीक हों। ये सारा जो सिनारियो है ये वक्त के हिसाब से चलता है। असल मामला ये होता है कि आप जब फैसला कर रहे हैं उस फैसले के नताइज आपके सामने क्या बरामद हो रहे हैं, क्या उस फैसले से मुल्क को नुकसान हो रहा है, ठीक, नौशाद साहब, इसी पे एक आखिरी सवाल आपसे, एक अहम फैसला है, इस पे मुझे बता दीजिएगा कि इसके मुल्क की सियासत पे या मुल्क के लिए क्या बेहतर नताइज हो सकते हैं। नौशाद साहब, गिलानी साहब ने ये जो अभी सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए नैब का जो सदारती ऑर्डिनेंस आया उसमें 14 दिन से दोबारा 40 दिन का रिमांड कर दिया है। इन्हीं लोगों ने 90 से 14 दिन किया था। इसमें क्या बेहतरी है सिवाय इस बात के कि आप अपने सियासी ओपोनेंट्स को मजीद जेल में रख सकें? इसके अलावा कोई मुल्क के लिए बेहतरी है इसमें? देखिए, मेरी नजर में नैब जो है ना, नैब का इदारा ही ओवरलैपिंग है और नैब के इदारे को नहीं होना चाहिए। तो फिर 14 से ये लोग नैब को खत्म करते करते 14 से 40 दिन पे दोबारा ले गए, इन्हीं ने 90 से 14 किया था। मुझे बात करना जी प्लीज। फर्ज कीजिए कि ये पॉलिसी, अगर फर्ज कीजिए कि ये कहते हैं कि 40 दिन होना चाहिए, 14 दिन नहीं होना चाहिए, मेरी नजर में ये अगर पहले जिस पर्सपेक्टिव के अंदर नैब में तरामीम कर रहे थे वो मेरी नजर में दुरुस्त है। और अगर आज ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सिर्फ इस वजह से, अगर कोई ये समझता है कि वो इमरान खान या उसके साथियों या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या एक जमात को अगर पॉइंट बनाकर वो कुछ दिन के लिए उसका नैब का अगर कोई बढ़ाना चाहता है, तो ये इससे सिर्फ अपने आने वाले वक्त के लिए ये खंदके खुद खोद रहे हैं। कल इन पर भी ये वक्त आना है, हमने ये देखा है, और माजी से ये अगर सबक नहीं सीखता कोई शख्स तो ये उसका कसूर है। हमें याद है कि हम कहा करते थे कि नैब, आप जब नैब के ऊपर डिबेट होती थी कि आप नैब तरामीम कर लें, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत के दौरान भी ये बात होती रही, उससे पहले जरदारी साहब के दौर में भी ये बात होती थी, लेकिन ये लोग नैब तरामीम नहीं कर पाए, जिसका नतीजा ये हुआ। इवन पीटीआई भी ने भी कोशिश की तरामीम की, वो नहीं कर पाए, जिसका नतीजा ये है कि आज ये सारे लोग इस प्रोसेस से गुजरे हैं। और अगर सारे लोग प्रोसेस से गुजरने के बाद भी अगर इनको ये बात समझ में नहीं आती कि कुछ इदारे जो हैं जिनका ऑब्जेक्टिव मकसद ही ठीक नहीं है, वो मकसद ही उसका सिर्फ ये था कि आपको पॉलिटिकल अंदर से PMLN के अंदर से ख्वाजा साद रफीक साहब ने बड़ा इसको कंडेम किया है। उन्होंने कहा जी मुश्तबा कानून साजी हमेशा नामुनासिब रहती है। तो फिर ये कानून साजी, ये ऑर्डिनेंस आ कैसे गया?
भाई ये देखिए, ये तो अब डिबेट सामने आएगी कि ये ऑर्डिनेंस किसने किसको भिजवाया है और क्यों ये करवाया गया है। आपको अच्छे तरीके से मालूम है कि हमारे यहाँ सिर्फ सियासतदान नहीं बल्कि कुछ और ताकतें भी कारफरमा होती हैं, और यही वो वजह है जिसकी वजह से हम जो है ना बहुत सारी चीजों को ना चाहते हुए भी करने पर मजबूर रहते हैं। और हमारी हुकूमतें जो हैं, ये जो खासतौर पर जिस टेन्योर, जिस हाइब्रिड टेन्योर की मैं आपको बात बता रहा हूँ या कर रहा हूँ, ये उसका हिस्सा है। सो अल्टीमेटली क्या होता है कि हमारे यहाँ जो ताकतवर हल्के हैं वो अपने इन्फ्लुएंस से वो बहुत सारे काम ऐसे करते हैं जो सियासतदानों की नजर में ठीक नहीं है, या सियासतदानों ने चूंकि भुगत ली है इसलिए वो ये समझते हैं कि ये ठीक नहीं है, लेकिन फॉर सम रीजन वो कुछ नहीं कर पाते, वो उस आजादी से काम नहीं कर पाते। ये जो 2017 वाली बात मियां नवाज शरीफ ने कही थी, उसका मकसद भी यही है कि 2017 के बाद जो हुकूमतें बनी है, चाहे वो पीडीएम की हो, चाहे मौजूदा हुकूमत हो, चाहे उससे पहले की हुकूमत हो, ये उस तरह से डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड होना और बात है, ये उस तरह से काम नहीं कर पा रही जिस तरह से एक जमहूरी हुकूमत को इंडिपेंडेंटली काम करना चाहिए। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया मोहम्मद नौशाद अली साहब, आपका पॉइंट आ गया। नाज़रीन, डेफिनेटली जमहूरी हुकूमतें जमहूरियत के सर पे चलती हैं और उनको जमहूरियत के मुताबिक ही फैसले लेने चाहिए, लेकिन अगर कंधे इस्तेमाल ना किए जाएं। तो आज के प्रोग्राम से दीजिएगा इजाज़त, बशर्ते ज़िंदगी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।